लेकिन इनका मुख्य मकसद अमित शाह, इसके लिए 4 बड़े कारण हैं, 4 मुख्य कारण हैं जी। और एक बहुत बड़ा कारण है। यानी जिन लोगों को सीधे तौर पे भाजपा की तरफ से वो चाहते थे इंटरफेयर करके, जैसा कि शुरू से वो करते आए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार तो हम ही करेंगे, लोगों का नाम भी हम ही काट छट करेंगे, चाहे वो भाजपा का हो किसी का हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेम कुमार हो या नंद किशोर यादव हो, यहाँ तक नंद किशोर वाला ही उनको मिला हुआ है मंत्रालय। तो नीतीश कुमार जहाँ एक तरफ नितिन नवीन को आने से थोड़ा खुश हो सकते हैं, वहीं उनको इस बात का भी इल्म है कि वो एक बड़ा जो प्रॉक्सी था उनका वो वहाँ नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। पंचनामा के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में हमारे संपादक डॉक्टर अमन मिश्रा खबरों की चीर फाड़ करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, लेकिन इसमें कई पेच फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस समीकरण को साधना चाह रहे थे वो पूरी तरीके से साधने नहीं दिया गया, क्योंकि बीजेपी जो है अब बड़े भाई की भूमिका में है, नीतीश कुमार जो है यानी जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में है। और इसी बीच नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, वहां शाह से मिल चुके हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात होनी तय है। तो अचानक जो है नीतीश कुमार शाह से जो बीजेपी का केंद्रीय आला कमान है उससे मिलने पहुंचा है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की रणनीति क्या है और किन किन चीजों पर चर्चा हो सकती है, इस पूरे खबर की हम आज जो है जांच पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। सर, नीतीश जी जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं जी। जेपी नड्डा अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है और प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी जो है लगभग आज तय है। तो ये अचानक मंत्रिमंडल के विस्तार के तुरंत बाद दिल्ली जाना क्या बताता है, इसको आप कैसे देखते हैं? कल जब हम लोग यहाँ बैठे हुए थे पंचनामा कर रहे थे जी, तो मैंने आपसे कहा था कि एक और पंचनामा हमें करना ही पड़ेगा जी। हमने सब कुछ खबरें बना ली थी, हेडलाइन में सब कुछ बना लिया था, थंबनेल भी हमारा बना हुआ था जी। हमने ये तय कर लिया था कि ये बता भी दिया था दर्शकों को कि हम एक और पंचनामा लेकर आ रहे हैं, लेकिन किसी कारण से हम नहीं लेकर आ पाए। लेकिन खबर वही है, खबर कहीं गई नहीं है। पूरे बिहार के मीडिया में हर जगह खबर थी कि मंत्रिमंडल विस्तार के अगले ही दिन नीतीश कुमार दिल्ली चले गए हैं और दिल्ली में जो खबरें उनकी पार्टी की तरफ से आ रही थी कि वो निजी कारणों से इधर उधर जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, लेकिन उनके एजेंडे में कहीं भी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से मुलाकात करने का एजेंडा नहीं था। ये लगभग शाम के 6-7 बजे तक भी स्पष्ट था कि नहीं हुआ कुछ ऐसा। लेकिन एकाएक तस्वीर आती है अमित शाह से मुलाकात करने को, फूल का गुलदस्ता देते हुए। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये कई लोगों से मिलेंगे, लेकिन इनका मुख्य मकसद अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना है जी। इसके लिए 4 बड़े कारण हैं, 4 मुख्य कारण हैं और एक बहुत बड़ा कारण है उसमें से। देखिए, ऐसे अगर आउटसेट से आप बाहर देखते हैं इसको, तो ये बंगाल चुनाव, आने वाले असम चुनाव, फिर यूपी चुनाव, इन सब की रणनीतियों को लेकर भी एक साझा ये खबरें आम है कि बंगाल में चुनाव होना है तो उसको लेकर हो सकता है रटाई जो रिटोरिक्स है जी। तो इसमें कुछ रखा नहीं हुआ, इसलिए मैं इस बारे में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों पार्टियों ने अपने अपने एजेंडे को तय कर दिया है इन राज्यों में और इन दोनों पार्टियों ने बात स्पष्ट कर दी है कि इनका जो गठबंधन है वो बिहार के बाहर नहीं। तो हम क्यों बिहार के बाहर की चर्चा करेंगे? अगर बिहार को कंसर्न करता है तो हम चर्चा करते हैं जी। लेकिन कंसर्न नहीं करता है। अब हम दूसरे बड़े मुद्दे पे आते हैं। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के विस्तार में एक दो बड़ी अच्छी चीज़ें उनके लिए हुई। एक कि उन्होंने नितिन नवीन जी को एंट्री करा ली। उसके अगर उल्टा तरीके से आप देखते हैं इसे, तो उनके जो पिक प्रॉक्सीज थे उनको वो एंटर नहीं करा पाए, तो ये डिकोय प्रॉक्सी हो गए। यानी जिन लोगों को सीधे तौर पे भाजपा की तरफ से वो चाहते थे इंटरफेयर करके, जैसा कि शुरू से वो करते आए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार तो हम ही करेंगे, लोगों का नाम भी हम ही काट छट करेंगे, चाहे वो भाजपा का हो किसी का हो, और उसमें वो बहुत छेड़छाड़ नहीं कर पाए, क्योंकि भाजपा ने अपने हिसाब से एक पुरानी गलती को करेक्ट किया नितिन नवीन को मंत्री बनाकर। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेम कुमार हो या नंद किशोर यादव हो, यहाँ तक नंद किशोर वाला ही उनको मिला हुआ है मंत्रालय। तो आप समझ सकते हैं कि किया क्या गया। तो नीतीश कुमार जहाँ एक तरफ नितिन नवीन को आने से थोड़ा खुश हो सकते हैं, वहीं उनको इस बात का भी इल्म है कि वो एक बड़ा जो प्रॉक्सी था उनका वो वहाँ नहीं रहेगा, तो उससे उनको ऑब्वियसली वो नुकसान होना है। लेकिन बेगस कैन नॉट बी चूजर्स। आज जिस स्थिति में है वो हैं और बहुत ज़्यादा दबाव भाजपा पर नहीं बना सकते हैं।
थोड़ा बहुत 19 है तो एक सीमा है, बिल्कुल, क्योंकि उनके ऊपर नैतिक मर्यादा, नैतिक जिम्मेदारी है, और नैतिक कह सकते हैं ना, एक तरह से महसूस किए हुए कि हमारा कद क्या है। शब्द का प्रयोग किया था नेसेसरी रफनेस। हाँ, नेसेसरी रफनेस, बस उससे ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, ये मुझे लगता है नेसेसरी रफनेस एग्जैक्ट वर्ड है, एक नया शब्द हाँ, होगा जो और अचानक अभी मैं सुना हूं, लेकिन ये एग्जैक्ट वर्ड है नीतीश, आप वहीं तक हार्श हो सकते हैं। अब वो बंगाल चुनाव तक आपको यही सुनने को मिलेगा मेरे मुंह से। ये नेसेसरी रफनेस का एक एग्जाम्पल हो सकता है। इस मंत्रिमंडल के विस्तार में जहां नीतीश कुमार के लिए ये एक फायदेमंद चीज हुई, दूसरा वो जिसको चाहते थे अपने हिसाब से उन्होंने बनवा लिया। कई नए लोगों को उन्होंने मंत्री बनवाया, जमा खान हो या कोई, तो इससे क्या होता है कि नीतीश का प्रभाव बढ़ता है। अब जमा खान नीतीश के ही डायरेक्ट प्रॉक्सी हैं, मतलब सीधे उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब बिल्कुल वफादार भी रहेंगे। हाँ, तो वो वफादारी मिल जाती है 100%, बड़ी उपलब्धि मिली है, और एबिलिटी टू टेक डिसीजन ऑन समवन एल्सेस बिहाफ। मतलब मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ और मैं जब कुछ कहता हूँ आप उसमें अंडरस्टूड रहते हैं, तो ये मैं आपके बारे में भी कंफर्टेबली कोई बात बोल रहा हूँ और आप उससे एग्री कर रहे हैं, ये उनको मिल जाता है लिबर्टी। ये शुरू से लिबर्टी नीतीश कुमार के पास थी। वो कहते थे, भाजपा कहती थी हाँ, वो कहते शराबबंदी लागू करो, भाजपा कुछ नहीं बोली, चुप। वो जो चाहते हैं वो होता है। लेकिन अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, तो इसमें थोड़ी चीज़ें बदलती हैं, पावर थोड़ा शिफ्ट हुआ है, और इसी पावर को शिफ्ट होने से रोकना चाहते थे नीतीश कुमार, चुनाव में नहीं कर पाए। अब वो पावर को डिफ्यूज करना चाहते हैं, ताकि जिस एक शक्ति जगह पे संचय हो गया पावर, बिहार का जो आज सरकार का कहाँ है वो भी बताता हूँ। नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव, अमित शाह, ये एक जो एक गुट बना हुआ है, इस जगह पे पावर पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो गया है बिहार सरकार का। अगर नीतीश कुमार को एक डिसीजन लेना है तो वो बिना भाजपा से पूछे नहीं ले सकते हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं है, बट होता क्या है कि वो पूछने जाएंगे तो उनके एक मालिक नहीं मिलेगा, सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करके उनको प्रोटोकॉल्स जाना पड़ेगा, तब अमित शाह आपने बताया था कि 4 पावर पॉइंट्स यहाँ बन चुके हैं, अप्रूव करेंगे तब जाके ये डिसीजन ले पाएंगे। और इससे होता क्या है, एक तो पहले तो नीतीश कुमार को ईगो ठेस पहुंचता है, दूसरा जो खेला हो गया मंत्रिमंडल विस्तार में, नीतीश कुमार के पास अंत तक भी वो लिस्ट फाइनल नहीं थी जो भाजपा की तरफ से मंत्री बनने वाले थे। अंतिम समय में उनको लिस्ट थमाई गई, जिससे मामला उनके हाथ से लगभग निकल गया था। लेकिन फिर भी चलिए 19-20 उन्होंने कर ली। अब इसमें क्या था कि नीतीश कुमार लवकुश समीकरण को बहुत तगड़ा साधना चाहते थे, नहीं हो पाया। नीतीश कुमार इक्का दुक्का इसमें अपने हिसाब से सुबह मिलते रह गए, बड़े भाई कहते रहे, नहीं हो पाया। तो ये भी एक उनकी नैतिक जो है हार हुई इस मंत्रिमंडल विस्तार में। हालांकि 8 लोग मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस हिसाब से हो पाएगा। लेकिन 100% भाजपा का इसमें भी कुछ ना कुछ गेम है। उनके अपने समीकरण को इसमें लागू नहीं होने दिया गया, उनके किसी भी डायरेक्ट प्रॉक्सी को एंटर नहीं करने दिया गया। तो ये एक बड़ी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये झटका लगा एक तरह से। हालांकि वो खुश दिख रहे हैं, नीतीश कुमार पहली बार मुस्कुरा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पत्रकार से, तो खुश दिख रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है, नीतीश कुमार को इस बात का भी एहसास हो गया है कि बिहार में भाजपा के पावर सेंटर्स डिवाइडेड हैं। मुख्य पावर सेंटर जरूर है, लेकिन उसके आसपास छोटे छोटे जो मून पावर सेंटर्स बोलते हैं वो हैं, जिनको कंट्रोल या मैनिपुलेट किया जा सकता है अपने हिसाब से। कैसे? नीतीश कुमार कल दिल्ली गए, उन्होंने सीधे तौर पर मुलाकात की अमित शाह से, और वो कई एजेंडों को सामने रखेंगे, जिसमें से एक बहुत मुख्य एजेंडा है बिहार भाजपा की गुटबाजी से हो रहा बिहार में नुकसान। बिहार में सत्ता बहुत मुश्किल से प्राप्त की है एनडीए ने दोबारा। किस तरह से तेजस्वी यादव चढ़े हुए थे आपको याद है जी। बस 19-20 का फासला रह गया था, मतलब रिजल्ट ऐसा ही था कि हक तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, काफी नजदीकी मामला था। और ऐसे में जब आप बंगाल जीतना चाहते हैं, फिर से असम जीतना चाहते हैं, आप यूपी की चुनाव को लेकर फोकस्ड हैं, आप दिल्ली एमसीडी चुनाव जो है वो अपने, तो आपका फोकस जहाँ है वहाँ तो ठीक है, लेकिन बिहार आपने जीत लिया है, क्या आप बिहार छोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। भले ही आपने बिहार में संपूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर ली हो, भाजपा अकेले नहीं हो पाई हो एक पार्टी के तौर पर मजबूत, बहुत सत्ता बनाने लायक, लेकिन उसके बावजूद ये एक बहुत ही क्रूशियल जो कहा जा सकता है एडवांटेज जो ले लिया है भाजपा ने, ये छोड़ना नहीं चाहेगी। और अमित शाह के समक्ष अगर नीतीश कुमार इन बातों को इस तरह से रखेंगे कि आपकी पार्टी में एक निर्णय नहीं हो पा रहा है, मैं जब कई पावर पॉइंट्स बन गए हैं, पावर सेंटर्स बन गए हैं, स्थापित करना चाहता हूं तो भूपेंद्र यादव
का एरोगेंस दिखता है। नित्यानंद राय के प्रॉक्सीज बात करते हैं मुझसे, और जब मैं देखता हूँ संजय जायसवाल को तो उनका दबाव रहता है मेरे ऊपर। जब ये दो आपने जो नए उप मुख्यमंत्री बना रहे जिनको अनुभव नहीं है बहुत सरकार चलाने का, ये भी मेरे पर दबाव डालते हैं, और इनके दबाव की वजह से एक डिसीजन नहीं बन पा रहा है। एक जो और इससे विपक्षियों को विरोध करने का मौका मिलेगा, दबाव बनाने का मौका मिलेगा। ये वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमने सभी समीकरणों को साधने की कोशिश की, भूमिहार रह गए, एक बड़ा समाज रह गया। ये देखिए ये सारी चीजें बस मैनिपुलेशन की गेम्स हैं। बिहार नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। 15 साल से जो व्यक्ति शासन में है और आगे भी कंटिन्यू कर रहा है, तो वो अच्छे से समझ रहा है बिहार की राजनीति में कैसे वो थोड़ी थोड़ी जो नहीं रहता गियर्स को बदल देने से कैसे कैसे पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म बदल जाता है, वो जानते हैं अच्छे से, और इन्हीं के हिसाब से वो अगला जो स्टेप है वो ले रहे हैं। अमित शाह से उनकी मुलाकात हो चुकी है, उन्होंने अमित शाह को ऑब्वियसली कन्विंस कर दिया है। ये बातें हो सकता है कि लोगों को लगे कि ये हमें कैसे पता, लेकिन यहाँ ये तय था। अब वो इसलिए मैंने शुरू में बोला कि कल मैंने आप लोगों से कह दिया था कि वो अमित शाह से मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि उनके एजेंडे में ही था। उनके लिए एक बड़ी चीज़ देखिए, आप हमारे गांव देहात में जब होता है कि शादी हो जाती है बच्चों की, तो देखिएगा माँ बाप अगले ही दिन मंदिर का दौरा शुरू कर देते हैं। एक पूरा घूम के न्योता दिया जाता है सभी लोगों को, और फिर न्योता के बाद एक बधाई देने की परंपरा होती है। अक्सर देखा जाए कि नव विवाहित वर वधू को भी लेकर लोग जाते हैं। तो नीतीश कुमार का यही है, वो अपने देवताओं के पास चले गए और जाके वहाँ मैनिपुलेट का जो सिस्टम है उनका, उन्होंने शुरू कर दिया। देखिए, आप इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकते हैं कि आरसीपी सिंह को सामने करना नीतीश कुमार की मजबूरी थी, स्वेच्छा से सामने नहीं किया उन्होंने। वो आरसीपी सिंह के सामने करने से संवादहीनता की जो स्थिति थी उसको समाप्त करना चाहते थे। बहुत हद तक हुआ भी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि बिहार में भाजपा का जो पावर है वो सुशील मोदी से शिफ्ट हो रहा है। मैंने आपको कल भी बोला था कि सुशील मोदी के लिए एक बड़ी जीत ये भी है कि बिहार में ताकत जो है भाजपा की वो एक जगह समावेशित नहीं है, और इसी को लेकर कुछ दिनों पहले अमित शाह ने क्लास भी लगाई थी सभी लोगों को बुलाकर। और वो क्लास क्यों लगी थी? मंत्रिमंडल के विस्तार के लिस्ट को लेकर। अब मैंने आपको समझाया भी था, पावर पॉइंट से अपने लिस्ट लेकर पहुंच गए। बिल्कुल नहीं, अपने लोगों को उसमें और वो लिस्ट फाइनल भूपेंद्र यादव ने पहुंचा दी थी नीतीश कुमार के पास, लेकिन उसके बाद उसमें 20 बार का छठ हुआ है। मैंने संजय जायसवाल अपने आरोप तो लगा ही ना, आज ही ज्ञान सिंह ज्ञानों ने आरोप लगाया है कि संजय जायसवाल ने अपने लोगों को घुसवा लिया उसमें मंत्रिमंडल में। तो सब कोई चाहता है, दोनों जो मैंने आपको बताया था उप मुख्यमंत्री हैं, ये चाहते हैं कि इनका कद बढ़े, प्रभाव बढ़े, फिर मिले ना मिले इस तरह की ताकत। फिर मांझी का एग्जाम्पल भी इनके सामने है, किस तरह से उनको एक कुछ दिनों के लिए मिला ताकत और उन्होंने उसका उपयोग किस तरह से किया। दूसरा, हम लगातार देख रहे हैं कि भाजपा में संजय जायसवाल का एक जो गुट है जो बिहार पे प्रभावी है, जो बड़ा एक फाइनेंसर वर्ग है इस पार्टी का बिहार में, चुनाव वर्ग से आते हैं। हाँ, तो उस वर्ग को चाहते हैं संजय जायसवाल की बाकायदा जो जिन्होंने हेल्प की उनको उसका रीपेमेंट मिल जाए। तो वो भी गलत नहीं है, वो जानते हैं कि उनका समाज एक बड़ा समाज है और आगे की रणनीति, इनका भी राजनीतिक भविष्य उस पर दाव पे लगा हुआ है, तो उनकी भी मजबूरियां हैं, वो भी चाहते हैं दबाव डालना। इसके अलावा आपको पता है कि सुशील मोदी का एक बड़ा गुट है, सुशील मोदी के गुट के लोगों को एंट्री नहीं मिली कैबिनेट में पहले वाले में, दूसरे वाले में दबाव मैंने एंटर कराने के लिए उनके पास नैतिक मैंने वो रह नहीं गया था कि वो बोले शीर्ष नेतृत्व को कि नहीं आप इनको डालिए, क्योंकि उनको पता है कि बहुत टारगेटेड तरीके से उनको साइडलाइन किया जा रहा है, और उसमें हाथ भूपेंद्र यादव नित्यानंद राय का है। बिहार में आज से भाजपा के पावर सेंटर्स नहीं है, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन अब ये जो जब स्थापित हो गया सार्वजनिक तौर पर कि बड़ी मतलब नुक्ताचीनी चल रही है, इनका इनसे नहीं पट रहा है, तो इसको सार्वजनिक करके नीतीश कुमार, सुशील मोदी भाजपा में अपनी पुरानी बादशाहत को वापस ला सकते हैं जी। अगर आपको और आपके मित्रों को मैं कुछ जिम्मेवारी दूं और आप अगर साबित कर देते हैं कि उनका आपस में नहीं पटने की वजह से जो कलेक्टिव रिजल्ट है वो हैम्पर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपको ज़्यादा प्राथमिकता दूंगा। ये एकदम सिंपल जो कहा जा सकता है, ह्यूमन ब्रेन फंक्शन है, इसी तरीके से ह्यूमन प्रोग्राम्ड है। अगर हम मैनिपुलेट करेंगे लोगों को, अगर एक पार्ट ऑफ स्टोरी दिखाकर, तो ऑब्वियस डिसीजन मेकिंग को वो बहुत प्रभावित करता है। और मानिए ना मानिए, अमित शाह बहुत बड़े चाणक्य हो सकते हैं, पूरे देश की राजनीति को समझ सकते हैं, लेकिन
आप यहाँ अगर सवाल पूछ इस दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति कैसे अमित शाह को मैनिपुलेट कर सकता है, तो मैनिपुलेट कर नहीं सकता है, कर रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर इतनी ज़्यादा सीटें आने के बावजूद, भाजपा को इतना जलील करने के बावजूद नीतीश कुमार के द्वारा भी अगर भाजपा आज नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हुए है, वो भी तो इसके पीछे चुनाव नतीजे जाने से पहले ही घोषणा कर देते हैं कि चुनाव नतीजा जो हो नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री इसके होंगे। पीछे कोई बहुत बड़ा भाजपा की रणनीति नहीं, बल्कि अंदर में बैठा हुआ डर है। भाजपा जानती है कि बिहार कभी भी हाथ से निकल सकता है। आप एक मैं सिंपल बात में समझाना चाहूंगा, इस वीडियो को खत्म भी करेंगे इस बात को समझाकर। देखिए, लालू प्रसाद यादव के पास एक कोर वोट बैंक है, जिस वोट बैंक के तहत वो बिहार में शासन कर सकते हैं। नीतीश कुमार के पास एक कोर वोट बैंक है, लव कुश, वो चाहे तो उसको कभी साध कर बिहार की सत्ता तक पहुंच सकते हैं। भाजपा के पास है क्या? भाजपा हमेशा सवर्णों को पोलराइज करके, हिंदुत्व को पोलराइज करके, जो मार्जिनलाइज वोट बैंक है छोटे छोटे, उनको साथ ले करके बिहार के सत्ता में वापसी करने का प्रयास कर सकती है। कई बार कर चुकी है। रिजल्ट्स क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आज तक भाजपा को बिहार में इस तरह का कभी भी इस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिले। तो उसका कारण ही यही है कि उसका जो कोर वोट बैंक है वो कोई फिक्स्ड वोट बैंक नहीं है, और वो उतना अग्रेसिव वोट बैंक नहीं है जितना कि नीतीश कुमार का है, जितना कि लालू यादव का है। इसीलिए भाजपा नीतीश कुमार से डरी रहती है, इसलिए भाजपा लालू यादव से डरी रहती है, उस वोट बैंक से डरी रहती है। और इस डर का फायदा हमेशा कोई तीसरा थर्ड पार्टी उठाता है। और आज मैं सेफली कह सकता हूँ कि भाजपा के नेता जरूर हैं सुशील मोदी, बट इन दिस प्रेजेंट स्कीम ऑफ थिंग्स वो एक थर्ड पार्टी है जो अपनी प्रभाव को, अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है भाजपा में। और आज नीतीश कुमार, जैसे वो कल परसों हमने कहा था कि प्रॉक्सी वॉर, आज नीतीश कुमार सुशील मोदी का प्रॉक्सी बनकर गए हैं दिल्ली, और वो आग लगाने गए हैं अमित शाह और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन दोनों के दिमाग में बिठाने गए हैं कि आपकी पार्टी का कोई एक स्पष्ट नेतृत्वकर्ता बिहार में नहीं है, जिसकी वजह से सरकार चलाने में समस्याएं हो रही हैं। और जब हमने सब आपके हिसाब से ही कर लिया और अब कुछ पेच बचा नहीं है सरकार में, एक एमएलसी का पेच बचा हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं, तो फिर हम क्यों ना और अच्छे से सामंजस्य के साथ पुरानी बातों को भूलकर एक न्यू जो अरेंजमेंट के साथ जो हमारा है काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आज का हमारा पंचनामा विश्लेषण था, जिसमें अमन सर बता रहे थे कि इस तरीके से नीतीश कुमार आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, इस बात को लेकर कन्विंस कर सकते हैं कि बिहार में जब अब सब कुछ हो चुका है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, हालांकि एमएनसी कुछ सीटें बाकी हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर जिस तरह के 4 पावर सेंटर बन गए हैं, आपको बाकायदा हमने बताया भी था किस तरीके से उपेंद्र यादव नित्यानंद राय हों, 2 उप मुख्यमंत्री हों, रेणु देवी और सुशील मोदी, और साथ ही साथ एक और संजय जायसवाल, तो ये कन्विंस कर सकते हैं कि अब जो है इतने पावर सेंटर्स बनने से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा, एनडीए को नुकसान होगा, और ये भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि बिहार में विपक्ष काफ़ी मजबूत है। इस आपसी फूट का फायदा जरूर जो है विपक्षी पार्टी उठाना चाहेगा। तो आज प्रधानमंत्री से मोदी से जो है नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे और इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। तो ये आज का हमारा पंचनामा विश्लेषण था। आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।